नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मेरा पहला क्लास है ऑन कैमरा और ऑन बोर्ड। तो हो सकता है थोड़ा सा असहज हो हमको पढ़ाने में, तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिएगा और धीरे धीरे जो है मैं अपने आप को अपडेट करते रहूँगा। आज मेरा ऑन बोर्ड पहला क्लास है, तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो बोलने में और समझाने में। बाकी कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। कंटेंट मैं आपको अच्छे से अच्छा देने का कोशिश करूँगा। और आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा ट्रांसफार्मर, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मशीन फर्स्ट के अंतर्गत आता है। तो हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का हिंदी होता है परडा मित्र। तो हम लोग जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो समस्या सबसे बड़ी आती है लैंग्वेज की, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें जो है हमें इंग्लिश में ही पढ़नी होती हैं। और ट्रांसफार्मर को हम लोग जनरली ट्रांसफार्मर ही बोलते हैं अपने आम बोलचाल की भाषा में भी, और परिणामी तो बहुत कम लोग बोलते हैं। तो जितने भी मशीन हैं, क्योंकि इनके आविष्कारक जो थे वे विदेशी थे ज़्यादातर या फॉरेनर थे, तो उन मशीनों का खोज जिनके द्वारा किया गया वे ज़्यादातर जो है फॉरेनर थे। तो इसी के लिए जो है इनके नाम ज़्यादातर इंग्लिश में ही रखे जाते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हुआ, मोटर हुआ। तो यहाँ पर हम लोग इंग्लिश वर्ड का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन जितने भी और सामग्री होंगी लिखने के लिए और समझाने के लिए वे सब हम हिंदी में सीखेंगे। तो आप लोगों ने अपने आसपास बहुत प्रकार के ट्रांसफार्मर जो है देखे होंगे, क्योंकि अब हर जगह इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है रूरल एरिया में। तो हम लोग ट्रांसफार्मर को तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखे होंगे, लेकिन उसमें इंटरनली क्या होता है, वो काम कैसे करता है, इसको हम लोग अभी उतने अच्छे से नहीं जानते हैं। तो इस चैप्टर में जो है हम लोग यही पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर की बनावट कैसे होती है, कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या यूज होता है, इसी को हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। इसके बाद हम लोग जो है वर्गीकरण में देखेंगे कि ट्रांसफार्मर को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है, एक कार्य के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो ट्रांसफार्मर को हम लोग यहाँ लिखेंगे, ट्रांसफार्मर को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ये देखिए एक तरीके से नोट्स है, नोट्स बनाते चलिएगा तो आपको भविष्य में काम देगा, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो है क्लास है। तो इसमें जितनी भी बातें मैं लिखते रहूँगा बोर्ड पे, उसको आप लोग अपने नोट्स में जो है नोट करते रहिएगा, जो भविष्य में आपको काम देगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले जो है ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण यहाँ लिखेंगे हम लोग। ट्रांसफार्मर को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है।
जिसमें पहला है, सबसे पहला बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण और दूसरा रहेगा हमारा कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो आप लोग इसको नोट्स में पूरा लिखिएगा, मैं यहाँ नोटेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो बनावट के आधार पर ट्रांसफार्मर को हम लोग फिर से कितने प्रकार का होता है उसको देखेंगे। बनावट के आधार पर तो सबसे यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसके बाद जो है फिर इसको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि बनावट के आधार पर हमारा ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, पहला बनावट के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बनावट के आधार पर कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बनावट के आधार पर 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, जनरली 3 प्रकार के होते हैं वे। इसमें लिखेंगे हम लोग ए डालेंगे, लिखेंगे ए में कि पहला होता है हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ये हमारा पहला हो गया। अब इसमें बी डालेंगे दूसरा प्रकार का सेल टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। और सबसे अंतिम और तीसरा होता है हमारा, जिसको सी से लिखेंगे, बैरी टाइप ट्रांसफार्मर, बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। तो देखिए दोस्तों, अभी मेरे पास संसाधन की थोड़ी सी कमी है, इसलिए वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा अच्छी ना आए, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। धीरे धीरे करके मैं अपने वीडियो को भी इम्प्रूव करूँगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहला देखते हैं कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ये ज़्यादातर सुनी हुई बातें होती हैं कि ये कोर टाइप होता है, सेल टाइप होता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये भी एक प्रकार का ट्रांसफार्मर ही होता है, जिसको हम लोग डिटेल में तो नहीं, थोड़ा बहुत देखेंगे, क्योंकि ये जो है एग्जामिनेशन में आता नहीं है। तो मेन इम्पोर्टेंट हमारा यही है, कोर टाइप और सेल टाइप। इसके बाद कार्य के आधार पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, कोर टाइप क्या होता है और सेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं और इसका बनावट कैसा होता है इसको देख लेते हैं। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इस तरीके का कोर होता है, इस तरीके का। ये हमारा पहला प्रकार का है, इस तरीके का कोर होता है, जिसमें 4 लिंब होते हैं। देखिए इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 लिंब होते हैं और चारों का क्षेत्रफल एक समान होता है। और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी 2 वाइंडिंग्स होती हैं। ये सब आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो अभी मैं बताऊंगा
कि ट्रांसफार्मर में हमेशा कम से कम 2 वाइंडिंग्स होती हैं। एक प्राइमरी होती है जिसको सप्लाई से जोड़ा जाता है और एक सेकेंडरी होती है जिसको जो है हम लोग लोड से जोड़ते हैं। तो इसमें भी 2 वाइंडिंग अनिवार्य है। तो ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर है जिसमें 4 लिंब होते हैं और ये दरअसल ऐसा ना होके 2 अलग-अलग प्रकार की कोरों को मिलाकर इस टाइप का एक फॉर्मेशन बनता है। तो ये बनता है हमारा बेसिकली एल टाइप के कोर होते हैं, देखिए इस तरीके के। इस टाइप के एल टाइप के कोर होते हैं। जब इन दोनों को ऐसे आपस में सटा दिया जाता है तो ये हमारा जो है कोर टाइप का ट्रांसफार्मर का निर्माण हो जाता है। ये केवल कोर है। इसके बाद इसमें वाइंडिंग्स होती हैं। वाइंडिंग हमेशा क्या होता है, 2 अपोजिट लिंब पर होती हैं। जैसे मान लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग इधर कर रहे हैं तो सेकेंडरी इधर करेंगे, और अगर प्राइमरी हम लोग इधर कर रहे हैं तो सेकेंडरी इधर करेंगे, यानी दोनों आमने सामने ही रहनी चाहिए कोर टाइप में। तो इसमें देखिए वाइंडिंग्स कुछ इस तरीके की होती हैं। ये हमारा जो है ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हो गया। इसके बाद जो है इधर जो है सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। इसको लिखेंगे प्राइमरी वाइंडिंग और इधर लिखेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस कोर के बारे में जान लेते हैं। ये कोर किस तरीके का होता है। बेसिकली ऐसे देखने पे लगता है कि ये एक वर्गाकार जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, उसमें वाइंडिंग की गई हो, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये कुछ इस तरीके का होता है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मैं बना के दिखाता हूँ, तब तक कैमरे को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको टाइम का बचत करना है। बेसिकली कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें देखिए ये कोर्स जो होती हैं, एल प्रकार की कोर्स होती हैं। इनको जो है पतले पतले स्ट्रिप के रूप में होती हैं। इनको जो है आपस में प्रेस करके कुछ इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर बनता है, जो एक सॉलिड होता है। सॉलिड का मतलब यहाँ बीच में एयर गैप रहेगा, यहाँ पर सॉलिड रहेगा इस तरीके का। तो प्राइमरी वाइंडिंग इधर, सेकेंडरी वाइंडिंग इधर, इस टाइप की संरचना होती है। तो ये हमारा हो गया कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इसके बाद आता है हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसको हटा देते हैं पहले, इसके बाद सेल टाइप देख लेते हैं कि सेल टाइप का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। थोड़ा सा वेट करिएगा। देखिए इसके बाद हमारा दूसरा प्रकार है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इतना तो इंग्लिश आपको आना ही चाहिए अगर आप डिप्लोमा लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं कम से कम। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर, इसके बाद जो है सेल टाइप का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए सेल टाइप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है।
ये हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर की कोर है। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये ई और आई प्रकार की कोरों को मिलाकर इसमें भी स्ट्रिप के रूप में होती हैं। इन सभी स्ट्रिपों को जब एक साथ जोड़ दिया जाता है तो ट्रांसफार्मर का जो है कोर तैयार होता है, पूरा स्ट्रक्चर। तो अब दोनों में हम लोग देख लेते हैं कि सेल टाइप और कोर टाइप दोनों में जो है बढ़िया कौन होता है, इनका तुलना देख लेते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको बैरी टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। बैरी टाइप ट्रांसफार्मर, यहाँ मैं बगल में सेल टाइप भी बना देता हूँ ताकि इनका हम लोग अच्छे से तुलनात्मक अध्ययन कर सकें कि कौन सा अच्छा होता है, कौन सा थोड़ा सा कम अच्छा होता है। ये हो गया हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को मैं शॉर्ट में लिखूंगा TF, ठीक है। जहाँ TF लिखा रहेगा इसका मतलब होता है ट्रांसफार्मर। और ये हमारा हो गया कोर टाइप। ट्रांसफार्मर। इसके बाद हमारा बैरी टाइप ट्रांसफार्मर आता है। देखिए बैरी टाइप में क्या होता है, एक सेंट्रल पॉइंट होता है, कोर ही होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है। इसके बाद जो है इसके कोर के कई हिस्से होते हैं इस तरीके के। तो इसकी संरचना बहुत जटिल होती है, तो इसका उपयोग हम लोग बहुत ही कम करते हैं। तो हमको मेनली केवल पढ़ना है ये और ये। ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण बनावट के आधार पर अगर पूछा जाता है तो हमको 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर का जानकारी होना चाहिए। पहला क्या है, सेल टाइप, दूसरा है कोर टाइप और तीसरा है बैरी टाइप। तो अब जो है हम ये सेल टाइप और कोर टाइप में जो है क्या अंतर है इसको यहाँ पर लिखेंगे और समझने का कोशिश भी करेंगे कि ये दोनों अंतर से दोनों ट्रांसफार्मर के कार्य क्षमता और कार्यशैली पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। देखिए बेसिकली क्या होता है, जब इसको बढ़िया से नट बोल्ट से टाइट कर दिया जाता है तो ये गैप नहीं होता है, ठीक है। ये गैप खत्म हो जाता है और इस तरीके से ये सब आपस में सट जाते हैं। इस तरीके से अब देखिए अंतर क्या है। वाइंडिंग जो है कोर टाइप में जब भी करते हैं तो इसके विपरीत लिम्बों पे करते हैं। अगर प्राइमरी यहाँ है तो सेकेंडरी यहाँ होगी। तो दो अपोजिट लिम्बों पर इनकी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी इधर, सेकेंडरी इधर, प्राइमरी इधर इधर तो सेकेंडरी इधर। और इसमें क्या होता है कि प्राइमरी इसी पर लिपटी होती है बीच वाले लिम्ब पर, और सेकेंडरी भी इसी के ऊपर जो है बीच वाले लिम्ब पर ही लिपटी होती है। ये इनका पहला अंतर हो गया। और दूसरा अंतर क्या है, देखिए जब भी वाइंडिंग में हम लोग यहाँ पर वोल्टेज लगाते हैं, एसी वोल्टेज, इस तरीके से एसी वोल्टेज लगाते हैं तो इसमें करंट आई फ्लो होता है। जब भी करंट आई फ्लो होगा तो इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। तो इसमें देखिए मान लेते हैं कि कोर का फ्लक्स कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, यानी दक्षिणावर्त मान के चलते हैं कि दक्षिणावर्त जो है ट्रेवल कर रहा है। ये माना हुआ है, स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। इसको जो है हम अपने तरीके से मान लिए हैं कि ये मान लेते हैं कि ये दक्षिणावर्त ट्रेवल कर रहा है। तो इसमें देखेंगे तो जितना भी फ्लक्स ये प्राइमरी के कारण जो है उत्पन्न हो रहा है कोर में, इसके ट्रेवल करने की दिशा मानी हुई है जो कि दक्षिणावर्त है। सारा का सारा फ्लक्स इसी रास्ते से होकर ट्रेवल करेगा। यदि हम इसकी
दिशा इधर मान लेते हैं वामवर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, तब भी सारा का सारा फ्लक्स एंटी क्लॉकवाइज ही ट्रेवल करेगा। लेकिन क्या है, अब यहाँ पर सेल टाइप में देखें तो ये बाइंडिंग को मैं हटा देता हूँ। यहाँ देखिए दूसरा मैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर एक बना दे रहा हूँ, इससे समझने का कोशिश करिए। देखिए इस तरीके का होता है। वाइंडिंग हमारी यहाँ पर रखी होती है इस बीच वाले लिंब पर। तो वाइंडिंग जब यहाँ पर रखी होगी, सारा का सारा फ्लक्स कहाँ से जनरेट होता है, यहीं से जनरेट होता है, यहीं से जनरेट होता है। तो बीच वाले लिंब पर तो एक ही रास्ता है, इसके बाद ये अलग अलग लिंब, देखिए दो लिंबों की तरफ आधा इधर फ्लक्स चला जाएगा, फिर से आके यहाँ मिलेगा और आधा इधर चला जाएगा। यानी क्या होता है, सेल टाइप में जितना भी फ्लक्स बनता है उसको ट्रैवल करने के लिए दो रास्ते होते हैं। दो रास्ते, एक इधर के से दाहिने तरफ से, एक बाएं तरफ से। तो ये दूसरा अंतर हो गया। पहला ही अंतर है जो कि इसमें एक रास्ता है फ्लक्स प्रवाह के लिए, इसमें दो रास्ते हैं। इसके बाद एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ वाइंडिंग क्या है, विपरीत लिंबों की थी, यहाँ पर बीच वाले लिंब की थी। और तीसरा अंतर ये है कि देखिए इसके दो विपरीत लिंबों या चारों लिंब देखें, चारों का क्या है, क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शन एरिया एक समान है, ये कोर टाइप का। लेकिन सेल टाइप में यही देखिए, इधर का जो कोर है, इसका लिंब है, ये इसकी तुलना में, इधर का कोर और इधर का कोर इसकी तुलना में क्या है, आधा है। या इसका विपरीत कह सकते हैं कि बीच वाले कोर का जो है साइज, किनारे वाले कोर के साइज का दोगुना होता है। ये होता है हमारा सेल टाइप में। ये हो गया हमारा तीसरा अंतर। इसके बाद क्या होता है, देखिए चौथा अंतर क्या है। चौथा अंतर कुछ इस तरीके का हो जाएगा, जब प्राइमरी और सेकेंडरी, देखिए यहाँ पर कोर टाइप में प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है, दूर दूर होता है। इसमें प्राइमरी इधर, सेकेंडरी इधर, दूर दूर है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को सेपरेट करने के लिए इंसुलेशन की इसमें कम आवश्यकता होती है। यानी ये इधर है, ये इधर है, और यहाँ पर क्या है, दोनों एक ही लिंब पर होती है, बीच वाले लिंब पर। तो यहाँ पर हमको प्राइमरी और सेकेंडरी को क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रूप से अलग करने के लिए इसमें अधिक इंसुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और तीसरा ये खत्म हो गया। इसके बाद चौथा अंतर ये है कि यहाँ पर क्या है, जब एक ही रास्ता है तो फ्लक्स को यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस जो है कवर करना पड़ रहा है। ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा तो इसमें लीकेज, जो ये फ्लक्स है, फ्लक्स थोड़ा सा यहाँ से जितना उत्पन्न होगा फ्लक्स, ये सेकेंडरी तक पूरा का पूरा नहीं पहुँच पाता, थोड़ा सा लीकेज हो जाता है। लीकेज का मतलब क्या है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो है, जो सेकेंडरी में फ्लक्स पहुँचता है प्राइमरी का, वो थोड़ा सा कम पहुँचता है। और ये जो है, इसके बाद इसमें क्या है, इसमें फ्लक्स के दो रास्ते हैं, तो एक थोड़ा सा इधर से जाएगा, थोड़ा सा इधर से जाएगा, तो इसमें लीकेज भी कम होता है। और पांचवा अंतर ये हो जाएगा कि देखिए यहाँ पर क्या है, वाइंडिंग जो है कोर के बाहर है। यानी यहाँ देखिए इस तरफ से अगर देखा जाए, इधर से वाइंडिंग पहले आ जाती है। देखिए वाइंडिंग आया, उसके बाद कोर आया। इधर से देखिएगा, पहले वाइंडिंग आ रही है, फिर कोर आ रहा है। तो इसमें जो है वाइंडिंग जो है कोर के बाहर होती है। और ये हमारा सेल टाइप है। सेल टाइप में क्या होता है, जब भी इधर से जाइए, चाहे इधर से जाइए, चाहे इधर से जाइए, चाहे इधर से जाइए, सबसे पहले कोर आएगा, इसके बाद तब बाइंडिंग आएगी, क्योंकि बाइंडिंग बीच वाले लिंब पर होती है। तो यहाँ पर पांचवा अंतर ये हो गया। और छठा अंतर क्या है, छठा अंतर ये है कि ये मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होता है। यानी ये कहीं गिर गया, इधर उधर से चोट लगने का अगर डर है तो कोर पे लगेगा। और इसमें क्या है, अगर ये गिर गया तो चोट कहाँ लगेगी, सीधी बाइंडिंग पे लगेगी। तो ये
मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होता है या बोल सकते हैं मैकेनिकली रोबस्ट होता है। अब सवाल आता है कि हम लोग जो है ज़्यादातर जो है किस ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो देखिए जितने भी हमारे थ्री फेजी ट्रांसफार्मर होते हैं, यानी हम लोग जितना भी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं वो सभी कोर टाइप होते हैं। इसका यूज होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो हाई वोल्टेज की आवश्यकता होगी तो यहाँ पर देखिए अभी अंतर मैं पढ़ा रहा था तो इसमें जो है इंसुलेशन की आवश्यकता कम पड़ती है, इसीलिए हम लोग इसको प्रीफर करते हैं। और इसको छोटे ट्रांसफार्मर बनाने के लिए, छोटे ट्रांसफार्मर मीन्स जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, जैसे टीवी हो गया और बाजे होते थे पहले के ज़माने में, और साउंड बार वगैरह, इसमें जो है हम लोग छोटे ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। और तीसरा जो हमारा था बैरी टाइप का ट्रांसफार्मर का यूज जो है ना के बराबर है। तो हम लोग केवल उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि देख ही चुके हैं कि देखेंगे क्या, देख चुके हैं कि वो कैसा होता है, केवल इसके जो है नाम को हम लोग याद रखेंगे। अब जो है हम लोग इसको आगे देखेंगे कि इसके आगे क्या है। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो अंतर को आप लोगों ने समझ लिया होगा, लेकिन इसको लिख भी लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर बीचों बीच एक लाइन मैं बना रहा हूँ और एक तरफ जो है कोर टाइप को लिखेंगे, दूसरा तरफ सेल टाइप को। ये हमारा हो गया सेल टाइप। सेल टाइप ट्रांसफार्मर। और इधर हो गया हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहला अंतर क्या था हमारा, यहाँ लिखेंगे पहला पहला। तो सबसे पहला अंतर क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, फ्लक्स प्रवाह के दो रास्ते होते हैं, दो रास्ते होते हैं। कैसे होते हैं ये मैं बता चुका हूँ। और इसमें लिखेंगे फ्लक्स प्रवाह के केवल एक रास्ता है। फ्लक्स प्रवाह के लिए, यहाँ लिख लीजिएगा, फ्लक्स प्रवाह के लिए केवल एक रास्ता है। और दूसरा अंतर हमारा क्या था, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग बीच वाली लिंब पर होती है, बीच वाली लिंब पर
होती है। और इसमें कहाँ होती है बाइंडिंग? आपस में सामने वाली लिंब पर होती है। इसमें वाइंडिंग आमने सामने वाली लिंब पर होती है। तीसरा हमारा अंतर क्या था? इसमें फ्लक्स लीकेज कम होता है। फ्लक्स लीकेज कम होता है। और इसमें क्या था? इसमें फ्लक्स लीकेज अधिक होता है। और इसमें लिखेंगे चौथा, यह मैकेनिकली स्ट्रांग होता है। और इसमें लिखेंगे यह मैकेनिकली थोड़ा कमजोर होता है। और पांचवा लिखेंगे इसकी दक्षता अपेक्षाकृत अधिक होती है। यानी अपेक्षाकृत का अर्थ ये है कि इससे तुलना हो रहा है तो इसकी तुलना में अधिक होती है। यानी कोर टाइप की तुलना में जो है सेल टाइप की दक्षता अधिक होती है। तो यहाँ पर इसमें लिखेंगे इसकी दक्षता थोड़ी कम होती है। ये इतना अंतर है, प्रमुख अंतर। इसके अलावा भी और सारे अंतर हैं, हम आगे पढ़ते रहेंगे तो उसमें और भी अंतर हैं, उसको मैं लिखा दूंगा। तो आज के लिए इतना क्लास ही रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा लाइट फ्लिकर कर रही है और अपने पास उतना बढ़िया सुविधा नहीं है कि मैं
एक दो घंटे की क्लास ले सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। इसके बाद जो है अगली क्लास अगले दिन आएगी। धन्यवाद।